Hi guys, I welcome you all in our brand new episode of Achievers Talk. Today we have with us Priyam Patel. He is All India rank 21 in Engineering Services from Mechanical Branch. So guys, आज हम डिस्कस करेंगे प्रियम की जर्नी, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और स्कोप और क्या क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सो गाइस, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रियम, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की है? मैंने अपना इंजीनियरिंग एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया है, जो कि 2018 का मैं पास आउट हूँ। Priyam, how did your journey of engineering services start? मैं स्टार्ट तो बीटेक के बाद से स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैंने बीटेक में गेट के लिए स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था बीटेक फाइनल ईयर से। तो जब मैंने गेट की स्टडी करने लगा तो मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग सर्विस नाम का भी कोई एग्जाम है, जो कि इसका सिलेबस गेट से मैच करता है। तो जब मैंने पहले अटेम्प्ट में गेट दिया तो मेरा रैंक तो उतना अच्छा नहीं आया, बट उस अटेम्प्ट से मुझे इंजीनियरिंग सर्विस के बारे में पता चला कि मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ। फिर मैंने कोचिंग के हेल्प ली और खुद से सेल्फ प्रिपरेशन किया, तो मेरा इंजीनियरिंग सर्विस निकल गया। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। प्रियम, जैसा कि हम सब जानते हैं, डे बाय डे आजकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्कोप कम होता जा रहा है। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? पहली बात तो हमें इंजीनियरिंग ब्रांच इस वजह से नहीं सेलेक्ट करनी चाहिए कि इसमें स्कोप क्या है और क्या नहीं है। जो आपका इंटरेस्ट है आप उस पर सेलेक्ट कीजिए और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्कोप खुद ब खुद निकल कर चला आ जाएगा। और रही बात मैकेनिकल इंजीनियरिंग की स्कोप की बात करने की, तो अगर हम केवल गवर्नमेंट जॉब की को देखते हैं तो इसमें बहुत सारे स्कोप है। सबसे पहले तो गेट ही है, जो गेट में सबसे ज्यादा जो पीएसयू रिक्रूट करती है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ही रिक्रूट करती है। उसके बाद जो सबसे रेपुटेड एग्जाम है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन है, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है, एसएससी जेई है, और भी बहुत सारे एग्जाम है। यहाँ तक कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लोग आईएएस तक भी क्रैक कर रहे हैं। तो स्कोप अनलिमिटेड है, आपको बस एक्सप्लोर करना है। ये बस केवल मैंने एक पार्ट बताया गवर्नमेंट एग्जाम, बाकी प्राइवेट सेक्टर है और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत ज्यादा डिमांड है। डीआरडीओ है, इसरो है, बीएआरसी है, सब तो ज्यादा सबसे ज्यादा इस मैकेनिकल इंजीनियर को ही रिक्रूट करते हैं। Priyam, please put some light on the recruitment process of BARC and ISRO. मेरा भी इस बार बार्क में भी मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, मतलब हो गया, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। आई एम ऑल्सो सेलेक्टेड इन बार्क। तो मैं बार्क का थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ। इसरो के बारे में थोड़ा मेरे पास लैक ऑफ नॉलेज होगा, बट बार्क में अच्छे से बता सकता हूँ। तो बार्क के लिए बार्क में जाने के लिए आप गेट्स के थ्रू जा सकते हैं, या आपको उसका पेपर देना पड़ेगा, जो कि क्लियर करेंगे तब जाएंगे। बट वो एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, मेन उनका इंटरव्यू होता है, जो कि 1 घंटे तक का इंटरव्यू चलता है, जो कि आपका बेसिक नॉलेज चेक करते हैं। अगर आप बेसिक से स्ट्रांग है तो आप बार्क बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप बार्क के लिए एक अच्छे एक्सपेरेंट बन सकते हैं और आप क्लियर कर लेंगे। अच्छा प्रियम, जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो तैयारी है वो और किस किस एग्जाम में मददगार हो सकती है? अगर कोई ईएस का प्रिपरेशन कर रहा है तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है एक तरह से समुद्र है। तो अगर आप उसको उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जितने भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम है आप सारे क्लियर कर सकते हैं। सारे के सारे क्लियर कर सकते हैं, एक एग्जाम नहीं बचेगा जो आप क्लियर नहीं सकते कर सकते। उसका सिलेबस इंजीनियरिंग सर्विस के डोमेन में ही आएगा। तो एक आप इंजीनियरिंग सर्विस को एक बेंचमार्क बना के तैयारी कर सकते हैं। अगर आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप सारे के सारे एग्जाम क्लियर कर लेंगे। प्रियम, जैसा कि आपने बताया कि पहली बार आपका गेट का रैंक अराउंड 3000 था और दूसरी बार अराउंड 500 था। सो हाउ डिड इट अफेक्ट यू? 3000 रैंक था तो मैंने उस टाइम एडमिशन नहीं लिया था। मैंने एडमिशन तब लिया था जब मेरा गेट रैंक 589 था, जो कि 2019 में था। उस टाइम मैं काफी डिमोटिवेट सा हो गया था। मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी थी, सब कुछ अच्छा अच्छा किया था, काफी एफर्ट भी लगाया था, बट फाइनली गेट में रैंक अच्छा नहीं आया। ईएस में प्रीलिम्स निकल गया बट मेंस नहीं निकला। तो मतलब एक डिमोटिवेटिंग फेज था, ऐसा लग रहा था इतना सारा पढ़ाई किया क्या बर्बाद हो गया क्या। बट अंदर से वो कॉन्फिडेंस आ रहा था, नहीं एक और अगर मौका मिल जाए तो मैं कर लूंगा, क्योंकि पता था कि पेपर में प्रेशर की वजह से एक दो क्वेश्चन गलत हो गए। उससे वजह से मैं खुद को मतलब ऐसा नहीं मान सकता कि मुझे आता नहीं और मैं कर नहीं सकता। तो इसके वजह से मैंने एमटेक ज्वाइन किया।
एमटेक ज्वाइन करने का बस एक ही मकसद था मेरा कि मैं खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था प्रिपरेशन से, मतलब माइंड को थोड़ा उस टाइम बहुत प्रेशर बिल्ट हो गया था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था दिमाग में, इस वजह से एमटेक ज्वाइन कर लिया ताकि वहां पे थोड़ा मन लगेगा और एक दिमाग में एक बैकअप भी हो जाएगा कि अगर कुछ नहीं हुआ तो एमटेक से मैं जॉब ले लूंगा। और बट फाइनली सब अच्छा हुआ, एमटेक में काफी अच्छे दोस्त भी मिले, उनके साथ मैंने ग्रुप स्टडी करी तो काफी अच्छा रहा, और एमटेक से भी मुझे जॉब मिल गई, आईटी रुड़की से भी में भी प्लेसमेंट हो गया, तो सब कुछ अच्छा रहा। पहला फायदा ये है कि अगर आपको वहां पे बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे, जो एमटेक के प्रोफेसर हैं, आईटी में बहुत अच्छे प्रोफेसर मिलेंगे। आपका जो सब्जेक्ट का नॉलेज होगा इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा, जो हम प्रिपरेशन करते हैं उससे बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज हो जाएगा। तो आप उस सब्जेक्ट के मतलब एक तरह से मास्टर बन जाएंगे एमटेक में, ऑब्वियसली मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी है तो आप मास्टर बन जाएंगे एक्चुअली वहां पे जाके। और और आपको प्राइवेट कंपनी जो होंगी, बहुत अच्छी अच्छी प्राइवेट कंपनी एमटेक से रिक्रूट करती हैं, तो आपको वहां पे भी जाके रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। और और एमटेक ज्वाइन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो फील्ड है, जो स्कोप है वो एक्सपैंड हो गया है। आप केवल गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही नहीं प्रिपेयर कर रहे होंगे, उस टाइम आपके पास बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी होंगी, रिसर्च हो सकते हैं, आप पीएचडी में भी जा सकते हैं अगर आप एमटेक ज्वाइन करते हैं। और अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो प्रिपरेशन करने के लिए भी एमटेक बहुत अच्छी जगह है। वहां पर आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप प्रिपेयर भी कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ एमटेक में आपको एक स्टाइपेंड मिलता है, वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प करता है। एक्चुअली होता क्या है कि प्रिपरेशन के टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं फाइनेंशियली वीक होते हैं, थोड़ा बहुत वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो एमटेक एमटेक का जो स्टाइपेंड होता है उसके थ्रू आपको फाइनेंशियली वीक नहीं रहेंगे, आप स्ट्रांग बन जाएंगे। तो एक तरह से आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अगर आप एमटेक ज्वाइन करते हैं तो। ये सारे फायदे हैं एमटेक ज्वाइन करने के। प्रियम, जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल जॉब की बहुत मारामारी है, तो इस वक्त कोई आदमी अगर जॉब छोड़ के ये तैयारी करना चाहेगा तो क्यों? स्टूडेंट बीटेक में है, अगर उसकी जॉब लग गई है तो उसको पहले खुद इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि क्या उसे उस जॉब की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर उसको लगता है कि नहीं, उसको इस जॉब में नहीं जाना है, उसको पीएसयू में जाना है या इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है, उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो उसको ऑब्वियसली वो जॉब छोड़ देनी चाहिए और प्रिपरेशन करना चाहिए। और आज के टाइम में प्रिपरेशन करने के सेल्फ प्रिपेयर भी कर सकता है और कोचिंग का भी हेल्प ले सकता है। तो अगर उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो ऑब्वियसली वो क्रैक कर देगा एग्जाम। हो सकता है पहली बार में ना हो तो दूसरी बार में कर देगा। बट अगर वो एमटेक का स्टूडेंट है और अगर एमटेक में भी उसकी उसकी जॉब लग गई, अगर वो फिर चाहता है प्रिपरेशन करना, तो यहाँ पर उसको थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि एमटेक में आपने कंप्लीट कर लिया है, इसका मतलब है कि आपने 2-3 साल प्रिपरेशन कर लिया होगा तभी आपने एमटेक कंप्लीट किया है। अब एमटेक में भी आपकी जॉब लग गई है, अब उस जॉब को छोड़ना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो टाइम, क्योंकि आपने प्रिपरेशन कर लिया, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर लिया है, तो मेरे हिसाब से आपको आपको जॉब जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाद में प्रॉब्लम हो जाए। बट अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा तो आप तब भी क्रैक कर सकते हैं। से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वैकेंसी जो है वो कम होती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो आप जो भी डिसीजन ले थोड़ा सोच समझ के लें, और बट इतने भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जो जो पार्टिसिपेंट है वो भी कम होते जा रहे हैं। जैसे कि आप गेट की बात करें तो पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 लाख लोग स्टूडेंट बैठते थे और आज के टाइम में 1 लाख हो गए, तो ये रिलेटिव कंपटीशन है, तो यहाँ पर भी कम हुआ है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वैकेंसी कम हुई है तो इस वजह से स्टूडेंट भी कम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जाम में। तो आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप क्रैक कर लेंगे। और वैसे भी आपको तो एक ही सीट चाहिए, कौन सा आपको 10-20 सीट चाहिए, तो आप ऑब्वियसली निकाल लेंगे अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो। इंजीनियरिंग सर्विसेज में केवल 38 वैकेंसीज निकली थी, तो 38 स्टूडेंट का तो सिलेक्शन हुआ ही ना, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने 38 भी नहीं लिया, तो आप उस 38 में भी आ सकते हैं। बस आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। What was your overall strategy? पहले तो मेरे पास बहुत कम नॉलेज था, मैं एनआईटी से ग्रेजुएट हूं, बट
उतना मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में उतनी अच्छी से पढ़ाई नहीं करी थी मैंने, केवल फाइनल ईयर को छोड़ दिया जाए तो मैंने जो एक साल प्रिपरेशन किया, अपना बस नॉलेज बढ़ाया। ज्यादा मैं इधर उधर नहीं देखता था कि मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, मैं ज्यादा फोकस नहीं करता था, केवल अपना नॉलेज गेन करता था। एक साल के बाद मेरे पास बहुत सारा नॉलेज हो चुका था, इतना नॉलेज था कि मतलब मैं ये सब एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। इसका रीजन था जो मेंटल प्रिपेयर नहीं था मैं एग्जाम क्लियर करने के लिए, यानी कि एग्जाम में पेपर में कैसे क्या पहले सॉल्व करना है क्या बाद में सॉल्व करना है, स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी एग्जाम के लिए। तो उसके जो अगले साल जो मैंने किया, उसमें मैंने ज्यादा मेंटली वर्क किया, कि खुद को मेंटली प्रिपेयर किया, कैसे सिचुएशन हैंडल करना है, अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाता है तो कैसे सॉल्व करना है, पहले फिजिक्स पहले मैकेनिक्स करना है कि पहले थर्मल, पहले वो करना है, कि मतलब खुद को मैं बूस्ट करता था, हर हर टेस्ट सीरीज को अलग तरह से अटेम्प्ट करता था। लाइक इस बार हम पहले 2 नंबर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, फिर 1 नंबर के करेंगे, या इस बार कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट से स्टार्ट करते हैं फिर इजी करेंगे, या नेक्स्ट टाइम में करता था पहले इजी करते हैं फिर डिफिकल्ट करते हैं, मतलब तरह तरह से अटेम्प्ट करता था, ताकि उसमें से वो ढूंढता था जो मेरे लिए बेस्ट। तो मैं किसी को ये नहीं सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने किया आप वैसे फॉलो करो, आप खुद के अंदर देखो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, कैसे मार्क्स को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, कैसे प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं एडवर्स सिचुएशन में, अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया या पेपर बहुत इजी आ गया तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, ये आप टेस्ट सीरीज से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप कोई एक सेट पैटर्न पे ना चलें कि मुझे ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे करना है, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन है। अगर एग्जामिनेशन पेपर एग्जामिनर ने पेपर थोड़ा डिफरेंट सेट कर दिया तो आप वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने हिसाब से सिचुएशन एडवर्स कर करके चलते रहें, और हर एक सिचुएशन को फेस करें, ताकि पेपर में आप इजी रहे, आपको जैसा भी क्वेश्चन आए अपने हिसाब से उस टाइम स्ट्रेटेजी बिल्ड कर ले। What was your study schedule? जो मेरा लास्ट ईयर का प्रिपरेशन था, मैं ज्यादातर टेस्ट सीरीज पे फोकस करता था। मैं टेस्ट सीरीज देता था क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नॉलेज ठीक था, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बस कुछ चीजें भूल जाता था, वो कैसे पता करता था, मैं टेस्ट सीरीज देता था। तो वहां से जो क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आता था, या जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट होता था, वो अपने दोस्तों से पूछता था, या फिर मैं कोई बुक रेफर करता था, वहां से क्लियर करता था। मेरा कोई ऐसा डेली रूटीन नहीं होता था कि मैं आज 4 घंटे पढ़ना है कल 5 घंटे पढ़ना है, ऐसा कोई रूटीन मैंने फिक्स नहीं किया था। जब मुझे लगता था नहीं अब मुझे पढ़ लेना चाहिए, आज 2 घंटे पढ़ लूं कल 4 घंटे भी पढ़ लूं, तीसरे दिन ना भी पढ़ूं, ऐसा ऐसा मैं करता था, कोई फिक्स रूटीन नहीं फॉलो करता था। जैसे मुझे आराम से पढ़ाई होती थी वैसे पढ़ाई करता था, और माइंड में चलता रहता था कि मेरा ये सब्जेक्ट हो गया है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट बाकी है, तो उस सब्जेक्ट में मैं फोकस करता था। हो सकता था उसमें 3 दिन लग गए, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक नहीं होता था तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता था। प्रियम, जैसा कि हम जानते हैं कि आपका इंटरव्यू स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट था इन योर ब्रांच, सो कैन यू प्लीज टेक अस थ्रू द इंटरव्यू प्रोसेस ऑफ यूपीएससी? तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं इंटरव्यू के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। जो भी टेक्निकल नॉलेज था, प्रीवियस जो भी नॉलेज था उसी के बेस पे मैं पेपर इंटरव्यू देने चला गया था। एक्चुअली उस टाइम मेरा इंडियन ऑयल में सिलेक्शन हो गया था और ट्रेनिंग चल रहा था, तो मैं उसी में बस बिजी था और कुछ नहीं कर रहा था। तो जैसे मैं इंटरव्यू में गया, और मुझे कोई जनरल नॉलेज भी, मुझे जनरल स्टडीज भी मैंने कोई नहीं किया हुआ था, तो वहां पे जितने भी क्वेश्चन पूछे, बट मेरा कॉन्फिडेंस हाई था, उन्होंने जितने भी क्वेश्चन पूछे मैंने सारे अटेम्प्ट तो नहीं कर पाया, मैक्सिमम मैंने मना कर दिया, बट जो आता था विथ कॉन्फिडेंस बताता गया। और जितने सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो वहां पे जो एक इंटरव्यूअर था, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कोई एक कॉपी का एक कवर पेज लिया और बोला अगर मैं इसको फेंकूंगा तो ये कैसे कैसे जाएगा, इसमें जो भी इसमें मैकेनिक्स है सब समझाओ। तो मैंने, क्योंकि मेरा मैकेनिक्स स्ट्रांग था, तो मैं उनको समझाने लगा, और मैं इंटरव्यू में भी हिंदी में बोल रहा था, हिंदी यूज कर रहा था। तो मैं उनको समझाने लगा कि इसमें क्या क्या प्रिंसिपल है जो है। तो उन्होंने उसके बाद एक इंग्लिश में टर्म बोला जिसका मतलब मुझे नहीं पता था, तो मैंने वहीं भी पूछा सर इसका मतलब, तो उन्होंने बताया जो आपने बताया बिल्कुल गलत है। तो फिर मैंने बोला ओके सर, हो सकता है, मेरे हिसाब से तो यही था, बाकी मैं दोबारा चेक करूंगा। तो फिर कुछ देर के बाद फिर उन्होंने उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा, तो फिर मैंने उनको बोला कि सर जो भी पता था मैंने, जो भी पता था मुझे इसी इसी पे इसी बेस पे पता है। तो
बाकी अगर गलत है तो मैं दोबारा चेक करूंगा। मतलब मैं ये अपने आप को बिल्कुल गलत नहीं माना, क्योंकि मुझे लग रहा था सही है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट उन्होंने कॉन्फिडेंस मेरा देखा होगा, अच्छा लगा होगा। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ है, मैं बिल्कुल बेकार भी लग रहा था कि मुझे प्रिपरेशन कर लेना चाहिए था। बट बोलते हैं ना, यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल है। मेरा मेरा मार्क्स इंटरव्यू में 134 आया, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स में से है, सेकेंड या थर्ड हाईएस्ट मार्क्स है पूरे इंटरव्यू में। तो अब क्या उन्होंने देखा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उनको मना कर दिया था। कॉन्फिडेंस देखा या क्या देखा, बट उन्होंने मार्क्स काफी अच्छा दिया। तो आप डरे मत, प्रिपरेशन करें, हो सकता है आपका भी अच्छा आएगा। लेकिन आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो पढ़ के जाएं, मेरी तरह ना पढ़ के ना जाएं। हो सकता है मेरा लक चल गया, आपका ना चले। How did your GATE result motivate you? फेलियर था गेट में, जो मेरे 589 रैंक आया था। तो मुझे बहुत, मतलब रातों की नींद उड़ जाती थी कि दो क्वेश्चन गलत क्यों हुए, क्योंकि वहां पे दो क्वेश्चन से आपका रैंक इतना नीचे चला जाता है, और दो क्वेश्चन बहुत इजी से क्वेश्चन थे, वहां पे सिली मिस्टेक हो जाते हैं पेपर में। तो मुझे लगा कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, रैंक वन ने ऐसा क्या कर लिया कि जो मुझसे नहीं हो पा रहा है। मुझे भी आता है, मैं भी पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, रूम पे सारा कर सकता हूँ, तो वहां पे क्यों नहीं हो रहा है। मतलब तो खुद के अंदर से आता है कि नहीं, इस बार करना है। और सेकेंड ईयर जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था, मेरे अंदर एक ही कॉन्फिडेंस था, लाना है तो रैंक वन लाना है। तो प्रिपरेशन रैंक वन के लिए कर रहा था। ऑब्वियसली रैंक वन नहीं आया, बट मोटिवेशन लेवल बहुत हाई था। मैं अपने दोस्तों से बात भी करता था, कि बोलता था कि इस बार रैंक वन मैं हूं, अगर तुम हो तो रैंक टू हो, तो रैंक वन के लिए तुम लोग प्रिपरेशन मत करो, क्योंकि रैंक वन मैं हूं इस बार का। तो अपने आप को काफी मोटिवेटेड रखा हुआ था। इसके लिए मैं दोस्तों से काफी बात करता था, घर पे बात करता था। दोस्तों ने काफी हेल्प किया था मेरा मोटिवेशन के लिए, मतलब काफी मोटिवेट रखते थे मुझे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और बीच बीच में मैं घूमने भी चला जाता था, ऋषिकेश, तो कभी नाग टिब्बा, ट्रैकिंग मुझे पसंद है तो ट्रैकिंग पे भी निकल जाता था, ताकि मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि इस बार प्रिपरेशन पढ़ के नहीं करना है, मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया। और मुझे लगता है आज के टाइम में प्रिपरेशन में लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। लोग पढ़ तो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग पढ़ के जाते हैं, सब कुछ आता है, बट ज्यादातर आप जब सुनेंगे तो यही बोलेंगे पेपर में हो नहीं पाया, ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो हम इस चीज को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं। खुद को केवल बस क्वेश्चन सॉल्व करके आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, पेपर को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन कैसे हैंडल करना है। तो इन सब चीजों पे भी वर्क करना चाहिए, इस पे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम ये सब इतने सारे स्ट्रेटेजी क्यों बना रहे हैं, सब टाइम वेस्टेज है। तो ये सब टाइम वेस्टेज नहीं है, आप इस पे वर्क करेंगे आपको रिजल्ट दिखेगा। और किसी की स्ट्रेटेजी को बिल्कुल मत फॉलो करिए, आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, खुद देखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, तो आप अच्छा करेंगे। What's your message for future aspirants? मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि आप पढ़ाई तो करते ही हो, उसके लिए मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि आपको बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं कि आप पढ़ाई करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। आप पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, लेकिन खुद को एंटरटेन भी करते रहो, काफी डिमोटिवेट मत होते रहो। अपने दोस्तों से बातें करते रहो, या जो भी आपकी हॉबीज है, गाना है तो गाते रहो, डांस है तो डांस करते रहो, घूमना है तो थोड़ा बीच बीच में घूमते भी रहो, ताकि आप डिप्रेशन वाले फेज में ना जाओ, बहुत डिमोटिवेट ना फील करो। अगर आप मोटिवेटेड रहोगे, 1 घंटा कम भी पढ़ोगे, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और पेपर में बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आते हैं, तो अगर अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहोगे तो आप नए नए क्वेश्चन हैंडल कर लोगे। तो आप पढ़ाई तो कर ही रहे होगे, तो बट साथ में आप डिमोटिवेट मत हो। जब भी हो अपने दोस्तों से बात करो, उनको बताओ कि आपको क्या फील हो रहा है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। हाँ, जो भी है, बट मेरी हॉबीज तो यही थी, दोस्तों से 2-3 घंटे बात करता था, थोड़ा घूमने निकल जाता था, वॉक पे निकल जाता था, इधर उधर की बातें करता था, हो सकता था तो 1-2 मूवी देख लेता था, यही करता था। और ज्यादा टाइम मिले तो एक ट्रिप भी कर लेता था 1-2 दिन का। तो उससे मतलब काफी रिफ्रेश फील हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था। It was great talking to you. We wish you all the best for your future endeavors.